नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो है हम लोग ई विद्या पब्लिकेशन की जो है बुक कवर कर रहे हैं। इसमें जो है 10 जो है 5 साल पेपर हैं और 10 प्रैक्टिस सेट हैं। पहला साल पेपर हो गया है, दूसरा साल पेपर आज हम कवर करेंगे। इसमें जो है परीक्षा तिथि जो रही है वीडियो की 23 दिसंबर 2018 की प्रथम पाली में पेपर आया था। उम्मीद है जो है ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि 5 पेपर के बाद जो है आपके प्रैक्टिस सेट शुरुआत हो जाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से पेपर पिछली बार बना था, उसी के हिसाब से ये वाला भी पेपर आपका बनेगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गद्यांश से दिया गया है। देखिए इतना बड़ा गद्यांश है, लेकिन इससे एक ही प्रश्न बनेगा। दिया गया है आपका, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसके प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, पेन को थोड़ा पतला कर लिया जाए, पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परिपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं छू सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत हो रही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की गाथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। यह आपका गद्यांश है। प्रश्न इस पे देखिए बनना है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। सही जवाब हो जाएगा, इसमें जो है उत्साह की बात किया जा रहा है ना, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, जो है उत्साह जो है गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। गद्यांश दूसरा दिया गया है आपका। देखिए गद्यांश थोड़ा बड़ा है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए। दिया है, कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आई। इटावा के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा नदी में मिल जाती हैं, अतः वह मनसूजा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था न पद प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त तो होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवक को आज्ञा दी, क्या सामने जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। अब यह आपका गद्यांश था। इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन है, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़ के आई थी। सही जवाब है ऑप्शन बी, कहाँ पर, नदी में छोड़कर आई थी। यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मंजूषा को कौन ले जा रहा था। सही जवाब है ऑप्शन डी, इसे जो है भाग्य ले जा रही थी। उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं था, उसे भाग्य ले जा रही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। सही जवाब बनता है ऑप्शन ए, मंजूषा को लाने की जो है आज्ञा दी थी। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा चौथे क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। सही जवाब है ऑप्शन ए, राधा और सेवक के साथ आए थे। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रतिशियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं।
तो इसे जो है ऑप्शन डी सही होगा, परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा, क्या, परिपत्र। अगला क्वेश्चन है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा, उसे जो है अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, पत्र लेखन से आपके कई क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप लोग इस पर विशेष फोकस रखिएगा। इसे अर्धशासकीय पत्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए। यहां से आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण को मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/3 शब्द में, यानी 1/3 में लिखना चाहिए। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिंदी में जो है ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी 2 प्रकार की होती है? पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन था ना, हाँ। अगला 11वां क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मात्रा के आधार पर भी स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आपके अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री आते हैं। दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जिह्वा के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए वर्णमाला से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस पे जो है अच्छे से जो है आप लोग फोकस कीजिएगा। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और ए आते हैं। मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ एक आता है, क्या? ओ। और पश्च स्वर के अंतर्गत आ, ऊ, ओ और औ आते हैं पश्च स्वर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभार शब्द जो है वह आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा कष्ट शब्द जो है वह पुल्लिंग है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, कष्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 15वां क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन डी, आय शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सभा शब्द जो है वह आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिया है संधि कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संधियां आपके 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सत धन आनंद, सदानंद होता है और यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर ए, पुस्तक धन आलय। पुस्तकालय होता है ना, तो यह आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसका है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पुस्तकालय, हिमालय, विद्यालय, ये सब जो है दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अभिधन उदय का संधि कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? अभिधन उदय, अभ्युदय, जो कि यण संधि का उदाहरण है। ठीक है ना, यण संधि का उदाहरण है क्या? अभ्युदय। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यथासंभव में कौन सा समास है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो है यथा, जथा, ये सब जहाँ आ जाते हैं यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास आता है। अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है परम धन ईश्वर होता है ना परमेश्वर, इसमें जो है कर्मधारय समास है। परम धन ईश्वर परमेश्वर होता है ना, कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें जो है अधि उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा, अभि उपसर्ग है। माफ कीजिएगा, अध्यक्ष में इसमें अधि उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। ये जो अभि लिखा है ना, ये अभि नहीं अधि है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसे। अधि उपसर्ग है, इसमें से अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, अभि नहीं अधि है ये, ठीक है ना, अधि है, इस तरह से लिखेंगे, अधि उपसर्ग है ये, अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, संग्राम में उपसर्ग बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सम उपसर्ग है। संग्राम में क्या है? सम उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जो है सावधानी, ई प्रत्यय है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा क्या? ई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब है ऑप्शन सी, दगी है। दगी प्रत्यय है जिंदगी में। ऑप्शन यहाँ से, माफ कीजिएगा, यहाँ से 26 नंबर का क्वेश्चन है, जिंदगी दिया है ना, तो ई प्रत्यय है इसमें। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी नहीं, सी नहीं, बी से हो जाएगा, जिंदगी ई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर का क्या दिया है? दिया है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से, तत्सम पूछा है ना, सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रिय शब्द जो है तत्सम है। प्रिय शब्द तत्सम है क्योंकि इसका तद्भव आपका प्रिय होता है। अब मोर दिया है, ये भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम की अगर बात करें तो मयूर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 28 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन डी, जो है इसमें ऑप्शन डी दिया ही नहीं गया, पेपर में मिसप्रिंट हो गया है, नहीं दिया तो है। ऑप्शन यहाँ से थोड़ा छोटा करते हैं तब दिखाई देगा। हाँ, ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का 4 शब्द जो है वह तत्सम नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी से हुआ है, आपका तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम चतुर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिक्शा शब्द जो है यह विदेशज है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय तो सभी गाय जातियों का बोध कराया रहा है ना, तो यह आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा क्या? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? 31 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बीमारी जो है वह भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में कुल जो है सर्वनामों की बात करें तो 6 होते हैं। हिंदी, माफ कीजिएगा, कुल 11 सर्वनाम दिए गए हैं। हिंदी में अगर बात करें तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है ना। अब अगर सर्वनाम देखिए, सर्वनाम कितने होते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये अलग अलग चीज़ है, ठीक है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। नाम बता दे तो इसका, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है ना। ये सब जो है सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, इन्हें ही मूल सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्लियर कर दे रहा है, सर्वनाम कितने होते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यही पूछ दिया है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम,
फिर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम, इसके बाद आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम और फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सब जो है सर्वनाम के भेद हैं। अगला क्वेश्चन माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्वतीय जो है यह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना, जहाँ पर्वत रहता है उसे पर्वतीय बोला जाता है, तो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चमकीला शब्द जो है यह विशेषण है। ठीक है ना, जैसे ये साड़ी चमकीली है या बिस्तर चमकीला है, तो आपका बिस्तर की विशेषता बता रहा है ना, तो ये हो जाएगा चमकीला विशेषण। अगला क्वेश्चन, जो शब्द संज्ञा की विशेषता को बताते हैं उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा, उसे ही हम विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी से जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम दोनों की जो है विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण कहलाते हैं। अगले पेज पर आएंगे, क्वेश्चन दिया गया आपका, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा, क्या होगा, यह अकर्मक क्रिया है, क्योंकि जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिस क्रिया का कर्म का अभाव होता है, जैसे आपका लड़का सोता है, कर्म का अभाव हो गया तो यहाँ पर जो है अकर्मक क्रिया हो गई, सूरज निकला अकर्मक क्रिया हो गई। इस तरह से हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाद जो है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्योंकि एक सप्ताह बाद आया है। अगला क्वेश्चन है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आगे जो है वह संबंधवाचक जो है क्या है, शब्द है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है और जो है यह समुच्चय बोधक शब्द है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाय जो है यह विस्मयादि बोधक है। ओह हाय, ये सब जो है अरे, अति उत्तम, कहाँ, बाप रे, अद्भुत, ऐसे बोला जाता है, सब विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेना। अनिक का पर्यायवाची के अंतर्गत सेना आती है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। इसके और पर्यायवाची देखें तो सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, ये सब जो है सेना की पर्यायवाची। कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वसन होता है ना, वसन जो है कपड़ा की पर्यायवाची होती है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा। वस्त्र होता है, पट होता है, चीर होता है, पहरावा होता है, परिधान होता है, अंशुक होता है, ये सब जो है कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आकाश का विलोम शब्द बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाताल होगा। आकाश का विलोम जो है पाताल होगा। यहीं अनर्थ दिया है तो अनर्थ का विलोम अर्थ होगा। अनघ दिया है, अनघ का विलोम की अगर बात करें तो अध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभय उभय शब्द का युग्म का सही अर्थ बताना। एक अभय लिखा है, एक उभय लिखना है, और इसका सही अर्थ क्या बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अभय मतलब होता है निर्भय और उभय मतलब होता है दोनों। ठीक है, दिया जाता है ना उभय खंड, यानी दो जो खंड दिए हैं उनकी बात कर रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, अली और अली शब्द में युग्म का सही अर्थ बताना है। अली और अली दोनों दिया है। सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। एक अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग वह शब्दांश है जो क्या करता है,
सही जवाब है ऑप्शन सी, जो किसी शब्द के आगे जुड़ा होता है। ठीक है ना, शब्द के आगे उपसर्ग जोड़ता है और पीछे प्रत्यय जोड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में जो है 46 शब्द जो है वो आपका शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताना है। उज्ज्वल बहुत बार पूछा गया है, तो इसका भी ऑप्शन ए से हो जाएगा उज्ज्वल। इस तरह से लिखा जाता है, क्या? उज्ज्वल। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। उज्ज्वलन दिया गया है, वही शब्द बनता है, तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। आते हैं भाग 3 सामान्य जानकारी पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है 101 नंबर का, कैलिस्टो एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा ये जो है फॉन्ट है, विभिन्न प्रकार के फॉन्ट हैं। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। फॉन्ट आप लोग जानते हैं, जो लिखने का स्टाइल अलग अलग तरीके होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आईएसपी जो है वह इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पावर स्ट्रिप क्या है? 103 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाला आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही है। इस तरह से क्वेश्चन देखिए पूछे गए थे। अब एग्जाम का लेवल और बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन और भी टफ होने की संभावना अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद इसमें नहीं रहता है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, क्या? अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा यमुना और सरस्वती नदियों को मिलने को जो है त्रिवेणी बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय जो है यह एक विश्वविद्यालय नहीं है। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? 107 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन डी, गिद्दा जो है यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर लोक नृत्य की बात करें तो यह रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी, जैता, छपेली, ये सब जो है उत्तर प्रदेश के जो है लोक नृत्य हैं। जबकि गिद्दा की अगर बात करें तो यह जो है पंजाब का लोक नृत्य है। आते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका 108 नंबर का, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हाँ अब ठीक से दिखाई देगा। दिया है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, छठ पूजा जो है आपका पूजा की जाती है, किस भगवान की पूजा की जाती है? इसमें जो है रवि भगवान की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रयागराज में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, बैसाख मेला यहाँ पर नहीं लगता। बाकी माघ मेला, आर्द्रा मेला, कुंभ मेला तीनों जो है इलाहाबाद में लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया गया है, एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। इसका पूरा रूप क्या है?
सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। क्या? द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ASSOCHAMUP का पूरा जो है रूप पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? सही जवाब है उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, 1 अप्रैल 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, आंकड़ा देख लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन नंबर बी, 2 अंक करके आप लोग याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, यानी 19, 95, 81, 477 इस तरह से याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, याद हो जाएगा। एक्यूरेट आंकड़ा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, देहरादून है जो एक जिला नहीं है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, माउंट ऑफ द डेड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, यानी कपास की उत्पत्ति सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुई थी। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट पर बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? यानी कई सारे लोगों ने जो है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था, पूछा गया है इसमें से किसने नहीं दिया है? सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, इल्तुतमिश ने इसमें कोई कार्य नहीं करवाया था। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में की। ये जो है कथन सही नहीं है, बाकी तीनों कथन जो दिए गए हैं सही जवाब हो जाएगा। अगले पेज पर आएंगे। क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराउद्दौला को हराया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1757 में प्लासी की लड़ाई में हराया था। ऑप्शन यहाँ से ए से जाएगा, प्लासी की लड़ाई में 1757 में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, और त्रिरत्न कितने हैं, कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, जिसे हम लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, 120 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो निकोबार में कुल जो है 19 द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, कुल 19 द्वीप हैं। अगर अंडमान की बात करें तो जो है इन दोनों को मिलाकर कुल 265 द्वीप लगभग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इसमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वारी हाइपोथीसिस, जो कि जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी जो हैं इसके प्रतिपादक। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र से मेल खाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका जो है, ब्राजील इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ से डी से जाएगा। अगला क्वेश्चन, असंगत मिलान को जो है खोजें, इसमें से कौन सा असंगत दिया गया है?
सही जवाब है ऑप्शन सी। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील कनाडा का जो दिया गया है, यह जो है सबसे गहरी झील की अगर बात करें तो कनाडा में न होकर के यह आपका अमेरिका महाद्वीप के विश्व की सबसे बड़ी झील है पानी की, जो सुपीरियर झील कनाडा एवं संयुक्त अमेरिका देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्स में से एक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो है बालासुर इसमें से नहीं है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे से पढ़ेंगे। दिया है इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चोमायुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ उपनगरी नदियाँ सुबनसिरी, कामेधा, धनसिरी, मानस, तीस्ता हैं। इसका नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। यहीं से आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूरा जान लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों से गुजरती है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जो बिहार से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत सदस्य संख्या क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जो है 552 है। ऑप्शन यहाँ से सी सही है, 552 जो है, जो 2 मनोनीत होते थे उनकी संख्या अब घटा के 500 कर दी गई है। 2 जो मनोनीत होते थे अब नहीं होते हैं, लेकिन अभी तक क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। जवाब जो विपुत्र प्रसिद्ध पीईटी दिया था उसमें जो है 550 लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम से पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया था? सही जवाब है जो है 73वां संविधान संशोधन 1992। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, नगर परिषद जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसे राज्य के राज्यपाल यानी सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। यह जो है आपका सही कथन नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यटन जो है व्यवसाय नहीं था। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, उदारीकरण। ऑप्शन डी सही है क्या, उदारीकरण। अगला क्वेश्चन, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? सही जवाब है जो है प्रशांत चंद्र महानवेलिस एक अर्थशास्त्री नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान करे?
यानी बैंक का टैगलाइन दिया गया, इसमें से कौन सा गलत है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन जो है बढ़ती का नाम जिंदगी, ये नहीं है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो पंजाब नेशनल बैंक है इसका टैगलाइन है नेम यू कैन बैंक ऑफ एन, इसका जो है टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया है कि एक आदर्श गांव की कुछ शर्तें को पूरा करना होगा, इसमें से क्या शर्तें नहीं हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, यह जो है इसमें नहीं कहा गया है। ऑप्शन यहाँ से बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? सही जवाब है ऑप्शन बी, जो है शेयर द ड्रीम था। देखिए उस समय करंट कितने पूछे गए थे, उसी के हिसाब से इस बार भी करंट पूछे जाएंगे। ये जो है करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊबर कप, जिसे कभी कभी महिलाओं का वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसमें महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों के द्वारा भाग लिया जाता है। किस टीम ने ऊबर कप 2018 जीता? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे जो है जापान ने जीता था। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समन्वयित पेट्रोल कारपेट भारत और पाकिस्तान के बीच एक आर्थिक अभ्यास है, यह जो है गलत कथन है। ऑप्शन यहाँ से बी सही है। देखिए 3 करंट अफेयर हो चुके हैं। चौथे पर आते हैं, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां दी गई हैं, इन्हें 2018 में मनाया गया, इसमें से कौन सा सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई को नहीं मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। देखिए 4 करंट अफेयर हो गए, 5वां की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी है, इस पहल का उद्देश्य क्या था? सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य था वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इस नए मंच को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम जो है आपका ई राकाम दिया गया है। ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार कृषि उत्पादन मौजूदा 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है और देश में मेगा फूड पार्क के लिए 6000 करोड़ यूएस यानी 936.38 बिलियन का निवेश किया है। निम्नलिखित स्कीम में किस योजना का एक भाग है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है आपका संपदा योजना का भाग है। संपदा योजना। तब यहाँ से देखिए आप लोग 6 से 7 जो है करंट अफेयर आ गए, तो इसका बहुत बड़ा रोल होगा। करंट अफेयर जो है अलग से पूरा पोर्शन आएगा, तो उसे आप लोग जरूर देखिए। गलत मिलान की पहचान करनी है। कुछ जो है वैज्ञानिक दिए हैं, इन्होंने कौन सी खोज की थी, इसकी बात किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 146 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी से होगा। अमीटर का खोज जो है जेंकायर जेंसन ने नहीं किया था। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा 146 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि जैकरियंस जेंसन ने संयुक्तदर्शी का आविष्कार किया था। सही मिलान की पहचान करना है। 127 नंबर क्वेश्चन सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोवेव ओवन जो था इसका खोज जो है पर्सी स्पेंसर ने किया था। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन दिया गया, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, इसे जो है कैश डाटा बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी से कैश डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है आपके कालिदास जी हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा क्या, कालिदास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, समय का संक्षिप्त इतिहास की अगर बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इसके लेखक नहीं थे। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, क्योंकि इसके लेखक जो है स्टीफन हॉकिंस थे। ऑप्शन बी सही होगा। तो ये था आपका पेपर जो कि पिछली बार वीडियो के पेपर में आया था। यहाँ से आप लोग आंसर को मिला सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।